नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगे कहानी, नाटक, निबंध से संबंधित हस्तलिखित स्वरचित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। आगामी जो परीक्षा होनी है बिहार एस्टेट की होनी है और उसमें जो कहानी, नाटक, निबंध, कविताएं लगी हुई हैं उससे संबंधित एक अभ्यास पेपर तैयार किया गया है। इससे पहले एक अभ्यास पेपर चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है, जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ये दूसरा अभ्यास पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप प्रश्नों को पढ़िएगा, उसके बाद अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? बसंत आया, मैं हूँ, कानपुर, मोचीराम। तो केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी कविता नहीं है ये आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। तो कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा मोचीराम। यह केदारनाथ अग्रवाल की कविता नहीं है, धूमिल की कविता है। बाकी बसंत आया, मैं हूँ, कानपुर, यह तीनों जो है केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस रचना पर सेवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ? समय सहचर, अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। उनकी किस रचना पर सेवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना पर जो है केदारनाथ अग्रवाल को सेवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इनका जन्म 22 जून 2000 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। बैल बाजी मार ले गए इनका अधूरा उपन्यास है। पिताजी का एक काव्य मधुरिम के नाम से प्रकाशित हुआ। योग की गंगा इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ये आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है केदारनाथ अग्रवाल के संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। इनका जन्म 22 जून 2000 को हुआ था, ये सही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में नहीं हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ था। बाकी बैलबाजी मार ले गए, ये इनका अधूरा उपन्यास है, सही है। पिताजी का काव्य मधुरिम के नाम से प्रकाशित हुआ। इनके पिताजी भी एक कवि थे और उनका एक काव्य प्रकाशित हुआ था मधुरिम के नाम से। युग की गंगा इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ये तीनों सही है। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में नहीं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? युग की गंगा, अपूर्वा, विचार बोध, नींद के बादल। किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा अपूर्वा। अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1986 ईस्वी में। ठीक है, अपूर्वा पर 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इनका जन्म 17 फरवरी 1891 को हुआ था। इन्होंने मात्र 6 से 7 निबंधों की रचना की। आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह का निबंध है। इनके पिता का नाम करतार सिंह भांगर है। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में जो असत्य कथन है, ए, इनका जन्म 17 फरवरी 1891 को नहीं 1881 को हुआ था। ठीक है, 1881, यह असत्य है। बाकी इन्होंने 6 से 7 निबंधों की रचना की, ये सही है। आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह का निबंध है, ये भी सही है। इनके पिता का नाम करतार सिंह भागर है, ये भी सही है। इनका जन्म जो हुआ था 17 फरवरी 1881 को हुआ था। अगला प्रश्न है,
ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना ही मैं रोजा रखता हूँ। यह पंक्ति किस निबंध से है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब। अगर निबंध आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। निबंध से संबंधित वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचरण की सभ्यता, गेहूं और गुलाब, इन सब का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पंक्ति कही गई है यह आचरण की सभ्यता से पंक्ति है। आचरण की सभ्यता। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना ही मैं रोजा रखता हूँ। यह जो पंक्ति कही गई है यह आचरण की सभ्यता निबंध में कही गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है। चिता के फूल कहानी के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। बंदेवाड़ी विनायको निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। असत्य कथन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बी, चिता के फूल कहानी के लेखक शिवपूजन सहाय नहीं है। चिता के फूल ये जो कहानी राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, यह असत्य है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृतांत है। बंदेवाड़ी विनायको निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ तत्सम नहीं तद्भव है। कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द बताना है। कमल, कल, गलना, गेंद। तो तद्भव शब्द हो जाएगा कमल। कमल जो है तद्भव शब्द है। कमल का तत्सम हो जाएगा कमल, और कल का तत्सम कल्य, गलना का तत्सम होगा गलन, गेंद का तत्सम होगा कंदुक। ठीक है, तो कमल जो है यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? गोबर इस कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी के लेखक रेणु जी हैं। रामनवमी पर्व पर महतो टोली में पंचलाइट आता है। कहानी की नायिका मुनरी है। असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोबर इस कहानी का मुख्य पात्र है। यह असत्य है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह गोबर नहीं है, गोधन है। ठीक है, गोधन जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी के लेखक रेणु जी हैं, यह सही है। रामनवमी पर्व पर महतो टोली में पंचलाइट आता है और कहानी की जो नायिका है वह मुनरी है। ठीक है, मुनरी जो है गोधन की प्रेमिका भी है, जिसे देख करके गोधन सलीमा का गीत गाता है और बाद में पंचायत के द्वारा गोधन को निष्कासित कर दिया जाता है गांव समाज से। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पारनपुर गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है? फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पारनपुर गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है? जुलूस, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परती परिकथा। परती परिकथा उपन्यास में जो है पारनपुर गांव यह कथा का केंद्र है। मैला आंचल में जिस तरह से मेरीगंज है उसी तरह से परती परिकथा में पारनपुर गांव जो है इस कथा का केंद्र है। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का उपनाम है? नागार्जुन, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। बैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का उपनाम है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नागार्जुन। बैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का उपनाम है। नागार्जुन जो है यात्री के नाम से भी कविताएं लिखते थे। मैथिली में जो है यात्री के नाम से नागार्जुन कविताएं किया करते थे। बैद्यनाथ मिश्र इन्हीं का मूल नाम है। कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज, उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञे। कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है?
सिलेबस में लगे नाटक, कहानी, निबंध और कविताओं के अलावा जो है हिंदी साहित्य से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज अज्ञेय, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। भाई माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है। उक्त पंक्ति किस निबंध से है? कुटुज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गेहूं और गुलाब, आचरण की सभ्यता। अगर आप निबंध पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो यह जो पंक्ति है, यह जो कथन है, यह आचरण की सभ्यता से लिया गया है। भाई माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, यह आचरण की सभ्यता से लिया गया है। असत्य कथन कौन सा है? पंचलाइट कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। पंचलाइट कहानी में कुल 8 पंचायतों की चर्चा की गई है। पंचलाइट कहानी में पंचायत ने सरदार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पंचलाइट महतो टोली में लाया जाता है। असत्य कथन बताना है। पंचलाइट कहानी, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। पंचलाइट कहानी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? सी उत्तर इसका सही होगा। पंचलाइट कहानी में पंचायत ने सरदार का हुक्का पानी बंद कर दिया, ये गलत है। सरदार का नहीं, जो कहानी का नायक है गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। बाकी पंचलाइट कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। पंचलाइट कहानी में कुल 8 पंचायतों की चर्चा की गई है। पंचलाइट महतो टोली में लाया जाता है, ये तीनों सही है। सी विकल्प इसका गलत है। सरदार का हुक्का पानी नहीं, गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है? भजन का, फिल्मों का, सलीमा का, प्रेमिका का। गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है जिसकी वजह से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है? तो वह जो गीत गाता है सलीमा का गीत गाता है। ठीक है, गोधन हमेशा सलीमा का गीत गाता है और यह जो है मुनरी से प्रेम करता है और इसकी वजह से जो है गांव में गोधन हमेशा कौन सा गीत गाता है? भजन का, फिल्मों का, सलीमा का, प्रेमिका का। गोधन जो पंचलाइट कहानी का नायक है वह कौन सा गीत गाता है? तो उत्तर हो जाएगा सलीमा का। सलीमा का गीत गाता है और किसे देख करके गाता है? जो कहानी की नायिका है मुनरी, मुनरी को देख करके गोधन जो है सलीमा का गीत गाता है और बाद में पंचायत के द्वारा जो है गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसे बाहर, गांव से बाहर कर दिया जाता है। असत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल को मुनिवार का हिमायती कहा जाता है। शिवपूजन सहाय को हिंदी का भूषण कहा जाता है। भारतेंदु को रसा उपनाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को रसिकेंद्र भी कहा जाता है। असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को रसिकेंद्र कहा जाता है, यह असत्य है। रसिकेंद्र जो है माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। बाकी तीनों सत्य है। रामचंद्र शुक्ल को मुनिवार का हिमायती कहा जाता है, सही है। शिवपूजन सहाय को हिंदू का भूषण कहा जाता है, ये भी सही है। भारतेंदु को रसा उपनाम से जाना जाता है, यह भी सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को रसिकेंद्र नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त को रसिकेंद्र कहा जाता है। पुरानी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। पुरानी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी बोली को कौरवी नाम दिया। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने।